नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बीजेपी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत भले न मिला हो, लेकिन एनडीए के साथियों का पूर्ण समर्थन नरेंद्र मोदी को मिल चुका है और वो लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि अपने पूरे राजनीतिक जीवन में हमेशा बहुमत की सरकार चलाने वाले मोदी क्या गठबंधन सरकार चला पाएंगे? क्या इस बार पहले की तरह कड़े और बड़े फैसले ले पाएंगे? गठबंधन धर्म को निभाने के लिए क्या नरेंद्र मोदी किसी तरह के दबाव में काम करेंगे? कई सवालों के जवाब प्रधानमंत्री शपथ से पहले ही दे चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब समय के पास है। एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ये पूरा एनडीए परिवार मजबूती के साथ आपके पीछे और आपके साथ खड़ा है। बाबा साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारे जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी है। वादा है कि हम साथ साथ हैं, वादा है कि साथ साथ रहेंगे भी, साथ सरकार चलाएंगे, साथ देश को आगे बढ़ाएंगे। एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड वैसा ये समूह है। साथ आना अपनी जगह है, लेकिन जब गठबंधन शर्तों पर हो तब शर्त कौन लगाए कि कब तक हाथ और दिल मिले रहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने आज तक जितना कहा है सब गलत साबित हुआ है। हम कह रहे हैं कि उनकी डिपेंडेंट नीतीश पर और नायडू पे है, और आप देखिएगा कुछ दिनों के अंदर ये भरभरा के इस तरह गिरेगा कि जो बचा खुचा है वो लेके जाएगा। ये सरकार में स्थिरता नहीं होगी, क्योंकि मेजॉरिटी के बिना कभी मोदी जी ने सरकार चलाई नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है जो सबको लेकर साथ में चलते थे। देखिए, ये जो सरकार है जो कल बनने जा रही है वो 2 बैसाखियों के ऊपर है। अब वो बैसाखियां कितनी पक्की हैं, कितनी लचीली हैं, वो वक्त बताएगा। एनडीए की पहली पिक्चर में सब खुश हैं, दावे हैं कि सब ठीक है, सब ठीक ही रहेगा। फिर भी कुछ सवाल हैं जिनका जवाब गठबंधन सरकार को आगे चलकर ढूंढना है। मंत्रिमंडल में क्या सहयोगियों को उनकी मांगों के मुताबिक मंत्रालय दिए जाएंगे? मुस्लिम आरक्षण, यूसीसी जैसे मुद्दों पर बीजेपी और साथियों में कैसे बात बनेगी? सहयोगी दलों की विशेष राज्य की मांग जैसे मुद्दों पर सरकार क्या स्टैंड लेगी? जेडीयू और टीडीपी की मुस्लिम राजनीति के साथ बीजेपी कैसे तालमेल बनाएगी? 140 वाली लीडिंग पार्टी नहीं है यहाँ पे। जहां हमने देखा यूपीए 1 में देखा था कि जहां लीडिंग पार्टी जो कांग्रेस थी उसी के पास 140 सीट थी, या 2009 में उन्हीं के पास 200 के आसपास सीट थी। 240 वाली पार्टी है जो लीड कर रही है इस कोalition को, और वो पहले भी उनका इतिहास रहा है कि उन्होंने अपने
जो सहयोगी दल है उनको साथ में रखे चला, तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। मुद्दे कई और भी हैं जो कदम कदम पर एनडीए गठबंधन की एकजुटता का इम्तिहान लेंगे, जिसमें एनआरसी, जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। बीजेपी की विचारधारा और जेडीयू टीडीपी की विचारधारा ऐसे मुद्दों पर एकदम उलट होती है। नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा हर मुद्दा कठिन चुनौती पेश करेगा। मुक्त मन से राजनीति के विश्लेषक अगर विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। 2014 और 2019 के कार्यकाल के लिए बीजेपी को देश ने स्पष्ट जनादेश दिया था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं। पीएम मोदी ने तब नोटबंदी, जीएसटी, धारा 370, 3 तलाक जैसे मुद्दों पर कड़े निर्णय लिए। अब बहुमत नहीं है और सहयोगी दलों के पाए पर सरकार टिकी है। फैसले सोच कर लेने होंगे। बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि कड़े फैसले ले या ना ले, दोनों ही सूरत में दांव पर नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा ही रहेगी। चुनावों के नतीजे आने से पहले ही बीजेपी का 100 दिन के काम का प्लान तैयार था, रोड मैप तैयार था। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी कौन से बड़े फैसले लेंगे, फोकस क्या रहेगा, इसके लिए पूरी योजना तैयार थी। लेकिन 4 जून को जब परिणाम आए तो हालात कुछ बदले। बीजेपी की गाड़ी अपने दम पर बहुमत से थोड़ी पीछे रुकी। अब बदले हालात में जबकि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, सहयोगियों का साथ, उनका समर्थन बड़े फैसलों के लिए बहुत जरूरी रहेगा। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था। लेकिन इस बार गठबंधन की सरकार है। हर फैसले के पहले सहयोगियों का साथ जरूरी है। ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वो संभव है? एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। नरेंद्र मोदी का बड़े फैसले लेने का ऐलान इस बात का संकेत है कि बीजेपी भले ही सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बना रही है, लेकिन वो किसी के दबाव में अपना रास्ता नहीं बदले। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल रहा है। इस मुद्दे को लेकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तब नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा तक दे दिया था। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। लेकिन नीतीश कुमार हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ रहे हैं। कॉमन सिविल कोड को थोपने की बात नहीं होनी चाहिए। एक पार्टी के रूप में तो सबके अपने विचार होते हैं। हम लोगों का विचार स्पष्ट है
लेकिन अगर कोई अलायंस होता है तो इन चीजों को कुछ भी काम करने के पहले इन चीजों पर विमर्श होता है। यूसीसी पर नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखी थी विधि आयोग के अध्यक्ष को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसमें व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके साथ मिल करके विचार विमर्श करके कोई यूनिफाइड फॉर्म निकालना चाहिए। यूसीसी को लेकर टीडीपी का स्टैंड भी नीतीश कुमार की तरह ही रहा है। उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। चुनाव में बीजेपी की रैलियों में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा छाया रहा। उन्होंने रातों रात मुसलमानों को आरक्षण दिया, और मुसलमानों को आरक्षण दिया किसका गया? 4% दिया, वो एससी, एसटी, ओबीसी का काट कर दिया। जो भीमराव अंबेडकर जी ने साफ कहा कि संविधान के अंदर कभी भी रिलीजियस ग्राउंड्स पर रिजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने आंध्र प्रदेश में 4 बार प्रयास किया और एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन लेने का प्रयास किया। कर्नाटक में उन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन लेकर के मुस्लिम को दिया। लेकिन मुस्लिम आरक्षण पर टीडीपी का स्टैंड बीजेपी के स्टैंड से एकदम अलग है। टीडीपी लंबे समय से मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करती आ रही है। We are in favor of 4% reservation for the Muslim that has been promised by our leader. बिहार में भी 90 के दशक से ही मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिल रहा है। इस चुनाव में मोदी के बयान के बाद नीतीश कुमार ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन जेडीयू के कई चेहरों ने बीजेपी की लाइन से पार्टी को अलग कर लिया। हालांकि सेंट्रल हॉल में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का एनडीए के लिए समर्थन बीजेपी के लिए राहत की बात है। मोदी 3.0 के सामने मुश्किलें केवल ये नहीं है कि नए कार्यकाल में कैसे बड़े फैसले लिए जाएंगे, बल्कि कुछ ऐसे निर्णय जो पिछले कार्यकाल में लिए गए थे, क्या उन पर पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि अग्निवीर को लेकर कुछ बयान सहयोगी दल दे रहे हैं। चुनाव भले ही बीत गए हों, लेकिन अग्निवीर मुद्दे की गूंज अब भी सुनाई दे रही है। 9 जून को नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ लेने के पहले गठबंधन के सहयोगियों ने अग्निवीर योजना की समीक्षा पर चर्चा शुरू कर दी है। अग्निवीर योजना को में नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षा कर्मी थे, जो सेनाओं पे तैनात थे, उसके बाद जब अग्निवीर योजना आई तो एक बड़े तबके में असंतोष था। मेरा ऐसा भी मानना, उनके परिवारजनों ने भी चुनाव में विरोध जाहिर किया, लिहाजा इस पर नई तरीके से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। देखिए, पूरी तरह राजनाथ जी ने अपना बयान दिया है, उस पूरी समीक्षा के लिए चिंता किया है। फिलहाल तो अभी इस बात की जानकारी भी नहीं है कि इस योजना के रोल आउट होने के बाद कितने लोगों को इसका लाभ मिला, युवाओं में इसको लेकर कितना जोश है, युवा इस योजना को लेकर अभी क्या सोच रहे हैं। 24 के रण में विपक्ष के सबसे घातक हथियारों में से एक रही अग्निवीर या अग्निपथ योजना। विपक्ष इस योजना के लागू होने के बाद से ही इस पर सवाल उठाता रहा है। चुनाव में विपक्ष इसको लेकर मुखर भी रहा।
कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में अग्निवीर योजना खत्म करने की बात की थी। राहुल गांधी ने बिहार के जिस भोजपुर में एक अग्निवीर को मंच पर बुलाकर बात की, अग्निवीर हो, हाँ, इधर आओ, आ जाओ। वहां पर इंडिया गठबंधन के सुदामा प्रसाद ने बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को हरा दिया। अग्निवीर हो, हाँ, इधर आओ, आ जाओ। ये अग्निवीर है विकास कुमार। आपको कैसा लगा ये अग्निवीर योजना? हमको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा सर। इनको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के शहीद बनाए हैं। अग्निवीर योजना 2022 जून में शुरू की गई थी। इसके तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाता है। 4 साल बाद 25% अग्निवीर को योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर नियमित सेवा में शामिल कर लिया जाता है। हालांकि इस योजना में लंबी अवधि की सेवा, पेंशन और अन्य लाभ शामिल नहीं है। जेडीयू को भी लगता है कि अग्निवीर को लेकर नौजवानों में नाराजगी है, जिसे दूर करने के लिए इस योजना पर पुनर्विचार की जरूरत है। लेकिन ना ही जेडीयू ना ही टीडीपी के मैनिफेस्टो में अग्निवीर योजना को लेकर कोई भी जिक्र है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। बहरहाल बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में कई मुद्दों को लेकर कुछ फर्क भी है तो कुछ पर वो साथ है। एक देश एक चुनाव पर फिलहाल जेडीयू और टीडीपी दोनों एनडीए के साथ हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव पर जेडीयू और टीडीपी दोनों दल विरोध कर सकते हैं। सीएए पर जेडीयू और टीडीपी दोनों पार्टियां विरोध कर चुकी हैं। हालांकि राजनीति मौकों का एक खेल है। मौका देखकर कौन सी पार्टी क्या कदम उठाती है कहा नहीं जा सकता। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। फिलहाल तो 9 जून को नई सरकार का गठन हो रहा है, जिसमें सहयोगी साथ है। 4 जून को नतीजे आने के साथ ही एनडीए के 2 घटक दलों को लेकर विपक्ष के तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई। एक जेडीयू यानी नीतीश कुमार, दूसरा टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू। दरअसल ये दोनों ही दल एनडीए का हिस्सा पहले रहे हैं, लेकिन पहले ही साथ भी छोड़ चुके हैं। लिहाजा विपक्ष की तरफ से कटाक्ष पे कटाक्ष हुए। हालांकि जब एनडीए संसदीय दल एक साथ जुटा तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बातों को सुनकर बीजेपी को काफी हौसला मिला होगा। अंग्रेजी में कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी करनी कथनी से ज्यादा ताकतवर होती है। कुछ ऐसा ही नजर आया संसद के सेंट्रल हॉल में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह पीएम मोदी के सम्मान में अपने भाव व्यक्त किए, वो सियासत में नई कहानी की है। नीतीश कुमार जब भाषण देने उठे तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें रास्ता देने के लिए कुर्सी छोड़ दी। हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी की एक साथ की ये तस्वीरें क्या गठबंधन के मजबूत बंधनों की तरफ इशारा कर रही हैं? To have a leader, right time is a great
asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. स्थायी सरकार के लिए जरूरी है कि ये दोनों दल एनडीए के साथ हैं। 4 जून के बाद से दोनों दलों को लेकर खूब बातें हुई, लेकिन एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी टीडीपी ने उठ रही हर आशंका को खारिज किया और चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए मोदी जरूरी है। I have seen so many governments. We are a very, very inspiring time. Anything you wanted to achieve, if you visualize, it can be done. Narendra Modi ji is having a vision, and also is having a zeal, and also his execution is very perfect, and also he is executing all his policies with a true spirit. नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उस पद पर बने रहने की सबसे जरूरी शर्त यह है कि एनडीए के दोनों सहयोगी यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए के साथ बने रहें। नरेंद्र मोदी ने अब तक पूर्ण बहुमत वाली सरकार चलाई है। अब मिली-जुली सरकार कैसे चलाएंगे? लेकिन संसद हॉल के अंदर से बाहर आई तस्वीरों ने नरेंद्र मोदी को हौसला भी दिया और सारे सवालों पर विराम भी लगा दिया। और मैंने पहले भी कहा था कि जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है। और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। हमें और तेजी से, और विस्तार से, और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। नीतीश कुमार का गठबंधन बदलना भारत की राजनीति में ऐसी प्रक्रिया बन गई है जो हैरान नहीं करती, लेकिन सस्पेंस बरकरार रहता है। लेकिन इस बार नीतीश के साथ एनडीए में नायडू भी है। अब 12 और 15 सीटों वाली इन दो पार्टियों को अपने साथ बनाए रखना क्या नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंज हो सकता है? अगले 10 साल में मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ और आज के टेक्नोलॉजी के युग में बहुत आसानी से हम, वरना एक दिन में 10 काम हो तो 10 अलग अलग वो सारी चीजें मांगेंगे। हम बदलाव चाहते हैं। गुड गवर्नेंस का ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। और सबका साथ। गठबंधन सरकार में अगर नीतीश और नायडू एक सुर में मोदी को भारत का भविष्य बताते हैं तो ये वाकई बीजेपी को हिम्मत और हौसला देने वाली बात होती है। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं श्वेता सिंह। आने वाले कुछ महीनों में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार और दिल्ली। महाराष्ट्र और हरियाणा ने लोकसभा चुनावों में बीजेपी को निराश किया और इन दोनों राज्यों के चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं। अगले साल की शुरुआत में दिल्ली और फिर बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे और ये दोनों ही राज्य लोकसभा में बीजेपी पर भरोसा जताते हुए नजर आए हैं, पर विधानसभा में कड़ी चुनौती से इनकार नहीं किया जा सकता। एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है। तीसरी बार एनडीए की सरकार भले ही बनने जा रही है, लेकिन बहुमत से पीछे रह जाने का सवाल बीजेपी के सामने है। महाराष्ट्र, हरियाणा और फिर दिल्ली, बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं। समय कम बचा है और लोकसभा चुनाव का नतीजा अनुकूल परिणाम देकर गया नहीं।
हमें खुशी है कि ये गलत रास्ते पर एक राजनीति जो जिम्मेदार राजनीति उस रास्ते से जा रही थी, उनको जो कोई सबक सिखाने की आवश्यकता थी वो सबक आम जनता नहीं सिखाए। हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे का असर आने वाले दिनों में बीजेपी के सामने कितनी बड़ी चुनौती बन सकते हैं, ये आपको एक एक करके बताते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए ने कुल 48 में से 45 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। बीजेपी को मिली सिर्फ 9 सीटें, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे 23 सीटें मिली थी। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने 7 सीटें जीती। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को भी 1 सीट मिली। दूसरी तरफ शानदार प्रदर्शन करते हुए विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने 48 में से 29 सीटें जीती, जिसमें 2019 में मात्र 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस को इस बार 13 सीटें मिली। अप्रत्याशित गठबंधन और आपसी खींचतान के चलते महाराष्ट्र में एनडीए को बड़ा झटका लगा। इसी साल अक्टूबर या उससे भी पहले महाराष्ट्र में चुनाव हो सकते हैं। एनडीए पस्त दिख रहा है और विपक्ष मस्त। महाराष्ट्र के साथ ही इसी साल अक्टूबर या उससे पहले हरियाणा के चुनाव भी प्रस्तावित हैं। हरियाणा में भी बीजेपी को जोरदार झटका लगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 5-5 सीटें मिली। कांग्रेस के लिए ये एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटें जीती थी। कि अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ परचम लहराएगी। जो जनादेश आया है उसमें संख्या बल भाजपा को भले ही मिला हो, लेकिन नैतिक बल देश ने, देशवासियों ने विपक्ष को देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को देने का काम किया है। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आएंगे उनका असर फरवरी 2025 में प्रस्तावित दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें बीजेपी 2014, 19 और 24 में जीतती आई है, लेकिन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व रहा है। 2015 में आम आदमी पार्टी ने कुल 70 में से 67 सीटें जीती थी। 2020 में 62 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, लेकिन ये काम नहीं आया। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। अलायंस पहले से ये बहुत साफ है कि ये अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए था। लोकसभा चुनाव हमने ईमानदारी से मिलकर के लड़ा है। दिल्ली जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए देश भर में कोई गठबंधन नहीं है, और दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के साथ मिलकर के हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। बीजेपी के लिए एक अच्छी बात यह हो सकती है कि लोकसभा चुनाव में उसे दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 52 सीटों पर अच्छी बढ़त मिली है। लेकिन मुश्किल यह है कि दिल्ली की जनता पिछले 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में ये जता चुकी है कि उसका मत लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग रहता है। लोकसभा में बीजेपी और विधानसभा में आम आदमी पार्टी के साथ। 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। लोकसभा में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन आरजेडी से तगड़ी टक्कर भी मिली। लोकसभा में आरजेडी कोई बड़ा कमाल भले ही दिखा न पाई हो, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा था। बीजेपी के लिए अच्छी बात यह हो सकती है कि दिल्ली और बिहार दोनों जगह उसका गठबंधन जेडीयू के साथ है। चिराग पासवान भी लोकसभा की 5 में से 5 सीटें जीतकर मजबूत नेता बनकर उभरे हैं, लेकिन तय है कि बिहार में एनडीए का सामना मजबूत महागठबंधन से ही होगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा।
5 साल पहले 62 सीटें जिस उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने जीती थी अपने घटक दलों के साथ मिलकर, वहां इस बार 33 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। वोट शेयर भी बहुत हद तक घटा है। लिहाजा उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी को कई गुना अधिक अब मेहनत करनी पड़ेगी। बीजेपी ने पिछले 10 साल में यूपी में सबसे करारी शिकस्त देखी है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश की वो सीटें गंवा दी जिन्हें बीजेपी का गढ़ माना जाता था। अब चिंतन मनन चल रहा है कि ये कैसे हो। उत्तर प्रदेश में फिलहाल विधानसभा चुनाव नहीं है, लेकिन बीजेपी के सामने यूपी में वापसी एक बड़ी चुनौती है। 5 साल पहले 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 33 सीटों पर सिमट गई। वोट शेयर भी 50% से घटकर 41.3% रह गया। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई थी। एसपी का वोट शेयर भी 18% से बढ़कर 33% हो गया। समाजवादियों का लक्ष्य था कि बीजेपी को रोकें। समाजवादी लोग उस लड़ाई में कामयाब हुए हैं। आज समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई और जनता का धन्यवाद कि जनता ने नई उम्मीद, नई आस के साथ वोट दिया है। इस देश का लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, आरक्षण बचे और नकारात्मक राजनीति वाले हटे। बीजेपी अयोध्या की सीट तक हार गई और इसी के साथ कई दिग्गज भी हार गए। स्मृति ईरानी, अजय मिश्रा, लल्लू सिंह, महेंद्र नाथ पांडे, संजीव बालियान, साध्वी निरंजना ज्योति, भानु प्रताप सिंह वर्मा जैसे बड़े नेता हार गए। यूपी के नतीजे बीजेपी के लिए कई सवाल लेकर आए हैं। ओबीसी क्यों छिटके? एंटी इनकम्बेंसी हावी रहा? भीतरघात किस स्तर पर हुई? फतेहपुर में जो काम हमने शुरुआत की थी उसमें कहीं न कहीं विराम जरूर लगा है। जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं उनको जरूर चिन्हित करके ऊपर बात करेंगे। अब जो 400 पार का नारा दिया और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का हमने नारा दिया था, कहाँ कमी रह गई? कमी तो रह गई। तो ये विश्लेषण करना, समीक्षा करना साक्षी महाराज के बस की बात नहीं है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व इसको बहुत गंभीरता से समीक्षा करेगा। ये छोटी बात नहीं है। पूरे प्रदेश में कुछ गद्दारों ने गद्दारी की, वो आस्तीन के सांप बने, लेकिन इसकी समीक्षा पार्टी करेगी। उत्तर प्रदेश ने 2014 और 2019 में बीजेपी की झोली सीटों से भरती थी। इस बार झोली थोड़ी खाली रह गई तो वो कमी बहुमत के आंकड़ों में झलक रही है। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।